है। मेरे साथ अभी भी जो नए बच्चे आज जुड़े हैं वो याद रखें कि जब भी हम किसी चीज का, किसी शब्द का इस्तेमाल यूपीएससी में करेंगे, इफ यू यूटिलाइज एनी वर्ड, हमें उसकी प्रॉपर मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज वो चीज आपके लिए कोई बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी। आप रट्टाफाई करेंगे, जिसपे किसी बच्चे ने कहा कि सर हम याद कैसे करें। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। यूपीएससी, अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन इस बार पढ़ा होगा तो इसके ऊपर लिखता है कि वी इन दिस एग्जामिनेशन, इस एग्जाम के माध्यम से, वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट चेक द मेमोरी ऑफ द कैंडिडेट, हम केवल उसका याददाश्त चेक नहीं करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, हम उसकी समझना चाहते हैं कि वो समझता कैसे है, उसको जटिल मुद्दों पर अपनी पकड़ वो कैसे बनाता है। यूपीएससी साफ तौर पर आपसे कहता है, आप ही जो है वो उसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। तो चलिए अगर हम लोग बात करें, यस जूही आपने क्या पूछा है, मैप या न्यूज़पेपर, बोथ। तो अगर हम बात करें तो हमने कहा तो चलिए सबसे पहले हमारे साथ अब लिखते जाइए कि क्या क्या यूपीएससी किन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, ये भी तो जानना आपके लिए जरूरी है। समय बचाना, मैंने आपको बताया था कि सिलेबस सबसे पहला क्या काम करता है, क्या पढ़ना है, साथ साथ ये भी बताता है क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। ठीक है, तो ये आपका समय बचाना भी तो आपके लिए सबसे जरूरी है। चलिए नेक्स्ट वन, अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है। तो मैंने बताया था ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ, जल्दी बताओ कौन कौन से 3 शब्द है। जो लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं वो अपने मुंह से दही थूक के आए सबसे पहले और जाएं और शुरू करें। क्लास में सीखने का सबसे बड़ा पर्पस होता है इन्वॉल्वमेंट। फिर से बोल रहा हूं, अभी मैं चूंकि आपके दिमाग को बहुत तोड़ूंगा, अभी आपकी बहुत ढेर सारा कूड़ा लेकर आए हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, वो कूड़ा मुझे साफ करने में टाइम तो लगेगा भाई। ठीक है, इसमें बहुत से हैं ये वाले, जो ये वाला जानते हो कौन सी स्टडी होती है, पैसिव स्टडी। अच्छा बोलो गुरुजी हम सुन रहे हैं, हम अपने ख्याली पुलाव में हैं, हम सुन रहे हैं। तो ये गुरुजी थोड़ा सा, मैंने कहा ना मास्टर हम थोड़ा दूसरे किस्म के हैं, बहुत पिटाई भी कर लेते हैं अक्सर कई बार। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आपको इंटरैक्टिव स्टडी करनी है मेरे साथ, बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व रहना है मेरे साथ। ठीक है, गुड। तो मैंने आपको बताया था दैट इज अ जियो मॉर्फोज लोगोस लॉजी, 3 शब्द है। पृथ्वी, मॉर्फोज यानी वर्णन, किसका वर्णन करोगे, जो आपको उच्चावच दिखाई पड़ा, जो आपको रिलीफ दिखाई पड़ा, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, किनारे, ये सब जो कोस्ट लाइन है, मुझे तटीय आकृतियां जो दिखाई पड़ी है, मुझे इनका वर्णन करना है, जो पृथ्वी पर पाए जा रहे हो, जिसका जो डायमेंशन अर्थ हो, और उसके पीछे बनने के पीछे। कह रहा है सिर्फ वर्णन से काम नहीं चलेगा, वर्णन तो फिलॉसफी हो गई, इसका दर्शन हो गया, सिर्फ वर्णन से है सर ये पर्वत है, पठार है। पूछ रहा है जियोमॉर्फोलॉजी बाकी पार्ट से कैसे अलग है, कह रहा है कि सिर्फ वर्णन नहीं, बता रहा है कि जो वर्णन जो तुम कर रहे हो उसके बनने के पीछे उसका साइंस क्या है, हाउ इट फॉर्म्ड और डिफॉर्म्ड, ये कैसे बना या कैसे खत्म हुआ, ये कैसे अरावली अपक्षयित हो गया या ये हिमालय बन गया, इसके पीछे का विज्ञान, साइंस, लॉजिक आप मुझे पहले दोगे। यानी ये पार्ट ही कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द लॉजी और द साइंस। अगर इसके साइंस पे ना जाकर आपने केवल इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट पढ़ा तो फिर क्या होगा, पढ़ तो लोगे लेकिन जैसे ही एग्जाम में जाओगे यूपीएससी तुम्हें कायदे से छील के रख देगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि सारा जो है वो खाया पिया नष्ट हो गया। क्लियर हुआ, यस या नो? आगे बढ़े हम लोग। ये है मेरी क्लास, मेरी क्लास में मैं किसी को खाली नहीं बैठने, तुमने देखा मुझे रेस्ट करते हुए, तो जब मैं रेस्ट नहीं कर रहा हूं, जब गुरु रेस्ट नहीं कर रहा तो चेला कैसे रेस्ट कर लेगा, तुम खुद सोच के देखो। अब इसमें क्या होगा, हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ एज अ प्लैनेट, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्टरी बात करनी शुरू करते हो, लिखते जाओ। अर्थ एज अ प्लैनेट, पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, चलिए पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, यानी हम जिस, हमारा जो हैबिटेट, हमारा जो आवास है, उसको हमें पूरी तरह से अध्ययन करना है। दूसरा, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां बहुत इजी कर देंगे, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, डजंट मैटर, आपको ये पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ने हैं। पृथ्वी की गतियां प्लीज। सवाल है, चूंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लॉजिक के पार्ट में, हम क्या है, विज्ञान ढूंढ रहे हैं। तो पृथ्वी की गतियां होती, सर ये रही पृथ्वी की गति, ये घूम रही, रोटेट कर रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, जी हां। सूर्य का परिक्रमण कर रही है, बिल्कुल सही है सर। जो रिवोल्यूशन कर रही है, रोटेशन कर रही है, बिल्कुल सही है सर। बट सवाल है, अब मैं आपको यहां ट्रिक दे रहा हूं, यहीं पर अंतर आपको नहीं पता चलता है। यहां पर अंतर यह पता चल रहा है, चूंकि हम किस पार्ट में, हम लॉजी पार्ट में है, हम लॉजी पार्ट में, लॉजी कहता है कि हमें इसका साइंस ढूंढना है। सवाल है कि जो ये मूवमेंट ऑफ द अर्थ हो रहा है, यानी पृथ्वी की गतियां हो रही हैं, इसके इफेक्ट क्या होंगे, प्रभाव क्या होंगे, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। पूछा ना 2013 में, 2011 में, कि मौसम में बदलाव के पीछे पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां उत्तरदायी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द चेंजिंग ऑफ द सीजंस।
तो अब मौसम के बदलाव के पीछे पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां इन्वॉल्व हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो उसमें हमें बताना पड़ेगा क्या है पृथ्वी में होने वाले जलवायु परिवर्तन के पीछे जो कौन कौन से उत्तरदायी कारक, यानी आपको इसके इफेक्ट यानी प्रभाव पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ इसका साइंस जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है रॉक सिस्टम, यानी कि आपको दो वर्ड है यहां पे, रॉक सिस्टम, चट्टानी तंत्र। चट्टान जो होते हैं, क्योंकि हमारे लिए डायरेक्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हमारी सॉइल होती है। सॉइल जो होती है, चट्टान जो होती है, वो सॉइल के माता पिता की तरह काम करती है। यानी जिस तरह का रॉक सिस्टम होगा उसी तरह का आपका सॉइल सिस्टम भी डेवलप होगा। और सॉइल सिस्टम पे हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप होता है, एग्रीकल्चर सिस्टम पे हमारा समाज डेवलप होता है, हमारी आर्थिकी यानी हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। यानी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई हैं, इसमें आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते। सो हमें यहां पर रॉक सिस्टम के बारे में जानकारी चाहिए होगी। नेक्स्ट वन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की भू आकार की। यहां पर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे। पृथ्वी की भू परपटी काफी गहरी है, तो हम पृथ्वी के अंदर यानी उसकी भू आकारिकी के बारे में जानकारी लेंगे। अब हम पृथ्वी की सतह के साथ साथ पृथ्वी के अंदर भी जाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कुछ साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। नंबर 2, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसके बाद है भूकंप व ज्वालामुखीयता, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिसिटी, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और है सुनामी। ये सभी ऐसी घटनाएं हैं जो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के धरातल पर बहुत बड़े चेंज लेकर आती है। और आज से नहीं, आदिकाल से हमें जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे ये साइंस सबसे डीपर साइंस माना जाता है। क्लियर है दोस्तों? आइए हम बात करते हैं। इसके बाद है इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, यानी अंतरजात और बहिर्जात बल। तो ये पृथ्वी के अंदर लगातार होने वाला डायनेमिज्म है, ये बहुत बड़ा साइंस है। और यही साइंस जो है वो पृथ्वी के धरातल पर बहुत बड़े बदलाव लेकर आता है, बहुत बड़े चेंजेस लेकर आता है। इसको बोलते हैं इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इंडो का मतलब होता है अंदर और एक्सो का मतलब होता है बाह्य। आखिर इन शक्तियों को जनरेट कहां से करते हैं, ऊर्जा कहां से आती है, एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है, इसको अंतरजात और बहिर्जात बल कहते हैं। इन बलों के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है अपक्षय व अप्रदन, यानी वेदरिंग एंड इरोजन। इस पृथ्वी के धरातल पर आप भूकंप में समझोगे कि हर समय कुछ शक्तियां ताकतवर रूप से काम कर रही होती हैं। इस पृथ्वी के धरातल पर हर समय कुछ बनता है और कुछ बिगड़ता है, और इस बनने और बिगड़ने के बीच में जो बचता है वही हमारा भूगोल है, वही हमारा भूदृश्य है, वही हमारी ज्योग्राफी का कोर स्टेप है। नेक्स्ट वन, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली मैं क्लाइमेटोलॉजी को पूरी ज्योग्राफी की चाबी कहता हूं। वन हू कैन द मास्टर द क्लाइमेटोलॉजी, जिसने सही तरीके से दिल से क्लाइमेटोलॉजी को समझ लिया, वो आगे चलकर पूरी भूगोल को अपनी मुट्ठी में रखेगा। और मैं ये बात अपनी क्लास में प्रूव कर देता हूं, ठीक है। इसको इस तरह से पढ़ाता हूं कि फिर आपको हर चीज से रिलेट करना आप सीख जाते हैं। और जिसको क्लाइमेटोलॉजी आती है, लोगों को लगता है शायद ये सेकेंडरी चैप्टर है, मेरे लिए सबसे प्राइमरी चैप्टर यही है। जिसने क्लाइमेटोलॉजी को अपनी मुट्ठी में कर लिया, उसने ज्योग्राफी को अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये बात समझ लीजिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, राइट। तो जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले हम इंसोलेशन, हमारे जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य है, तो सूर्य तब हम पढ़ेंगे। तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंसेस पढ़ेंगे, क्योंकि यही ताप हमारी ऊर्जा का स्रोत है। और यही ऊर्जा के स्रोत के बीच में अंतर सब कुछ तय करता है, सब कुछ तय करता है। हमारा खान पान, पहनावा, रंग रूप, धर्म, रीति रिवाज, सब कुछ यही तय करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इंसोलेशन, टेम्परेचर डिफरेंसेस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद वायुमंडल, संरचना एवं संगठन, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, यानी वायुमंडलीय संरचना का और संगठन यानी इसका कंपोजिशन हमें यहां पढ़ना है। लिख लिया? लिखते जाओ, छूटने नहीं चाहिए टॉपिक। क्लास के बच्चों के लिए कोई बुक नहीं है, मैं आपको उनको कंटेंट मैं दूंगा, LWMI नोट्स मैं दूंगा, ठीक है। जो भी क्लास के बच्चे, उनको किसी तरह की बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक पॉइंट निचोड़ NIOS NCERT का मैं दूंगा। और मेरे जब नोट्स आप देखेंगे क्लास में, जिसको मैं LWMI कहता हूं, मेरे हाथ से बने हुए नोट्स होते हैं, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, फैन हो जाओगे, कहोगे पूरा का पूरा जो है चैप्टर एक पेज के अंदर आपके आ जाएगा। और वो आपकी कॉपी में नहीं होगा। मेरी क्लास का बच्चा अपनी दीवारों पर अपने नोट्स रखता है, ये मेरे यहां नियम चलता है, ठीक है, जिसको हम लोग नोट आर्ट बोलते हैं। तो उसको किसी बुक की जरूरत नहीं। बाकी जो बच्चे वो NCERT NIOS, मैंने बताया NCERT NIOS, स्ट्रॉलर, हगेट, बहुत सी किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं, सविंदर सिंह, ठीक है, ये सारी किताबें, खुल्लर, किताबों का कोई अंत नहीं है। मैं फिर आप चाहे मुझसे 50 किताबों के नाम पूछेंगे, मैं आपको 50 किताबों के नाम बताऊंगा। पर सवाल यह है
कि आप किस किताब के साथ जुड़ते हैं और किसको सीखते हैं। तो एनसीईआरटी और एनआईएस इसका बेसिक्स है। जैसे एनसीईआरटी में जैसे सुहेल सर है, तो सुहेल सर एनसीईआरटी का इस समय बेस बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं, उनका कोर्स बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और उसके साथ बहुत से ज्यादा बच्चे, आप में से कई बच्चे जो है उनके साथ जुड़े भी होंगे, और आपको समझ में आ रहा होगा कि वो काफी अच्छे तरीके से उसको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है। अब जैसे उसी के अंतर्गत जो है उन्होंने तमिलनाडु की बुक शुरू की। अब तमिलनाडु की बुक आप जैसे कहेंगे सर तमिलनाडु की बुक्स की क्या आवश्यकता है, मैं एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं आपसे। अब पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम काफी डोमिनेंस हो गया, हिंदी वाले तो खासतौर से मेरी बात को सुने, उसके मर्म को समझें। अब उसमें क्या होगा, डोमिनेंस उसका बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है साउथ का। अब वो क्या होता है कि वहां पे कुछ बुक्स ऐसी हैं, आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री में बहुत वियर्ड आ रहे हैं। हिस्ट्री में खासतौर पे जो वियर्ड है, जैसे साउथ इंडियन जो आर्किटेक्चर है, टेंपल आर्किटेक्चर है, साउथ इंडियन कल्चर है, आपने देखा बार बार हमारे प्रधानमंत्री जो है तिरुवल्लुर का जो है वो एग्जांपल देते रहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में उनके कोट्स किए गए हैं, हमारे कई मिनिस्टर आज साउथ से हैं बहुत ज्यादा। तो अभी क्या हो रहा है कि वो जो वहां का लिटरेचर, वहां का जो है वो खासतौर पे वहां की हिस्ट्री, ये सब डोमिनेंट होता चला जा रहा है। जब वो राष्ट्रीय मुद्दे में आ रहा है, मैंने पहले भी कहा था, जो चर्चा में है वो पर्चा में है। अगर प्रधानमंत्री दक्षिण के कवि के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो आपको दक्षिण का जो मध्यकालीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल है कि सोर्स कहां है, क्योंकि जो हमारी नॉर्थ इंडिया की बुक्स है वो उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं। अब जब क्वेश्चन आता है तो आप कहते हैं अरे सर ये तो पता ही नहीं चला, हम तो पूरी सर बुक पढ़ डाले थे, हमसे मिला ही नहीं, हम तो पूरी एनसीईआरटी जो है हम तो 4 बार मक्खन लगा के चाट चुके हैं, प्रिंट भी खत्म कर चुके हैं, फिर भी नहीं समझ में आया कहां से क्वेश्चन आया। क्योंकि कुछ डायमेंशन बदलते समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। ठीक है, यूपीएससी में अगर डोमिनेंस होता चला जा रहा है, मंत्रालय में डोमिनेंस हो, तो फिर वो भी तो चाहेंगे कि उनके साहित्य को, उनकी चीजों को पढ़ा जाए। तो निश्चित रूप से इसमें तमिलनाडु जो बोर्ड की बुक्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और हिंदी में आती नहीं है, केवल इंग्लिश में होती हैं। इंग्लिश वालों के लिए भी क्या होता है, इतनी जल्दी कवर करना उसको बड़ा मुश्किल होता है। तो सर ने क्या किया, मैंने सर से कहा कि सर इस समय ये समझिए कि आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है और जो एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा तमिलनाडु की बुक से वेरी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्री में, खासतौर पर जिनको प्री देना है। अब सर ने जिम्मेदारी ली, सोहेल सर ने, और 500 रुपए में, मात्र 500 रुपए में पूरी तमिलनाडु की किताबों का जो है उन्होंने क्लास विद नोट्स जो है वो कर दिया है कि वो जो है वो 21 तारीख से वो शुरू कर रहे हैं, 21 और 22 तारीख से वो शुरू कर देंगे, मात्र 500 रुपए में तमिलनाडु का पूरा सेगमेंट। मतलब 500 रुपए में शायद आप ढूंढने जाओगे तो आपको बुक भी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ टीचर्स जो है वो जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम ये करके दिखाना है, और वहां पर उन्होंने उसको जो है वो लागू कर दिया। और इसमें जो खासतौर पे जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, जो इंग्लिश में इतने जो है डेप्थ में नहीं पढ़ सकता, या जो इंग्लिश मीडियम के जिसका इतना टाइम नहीं है कि अब जाए और वो 400 पेज एक बार पढ़ना शुरू करे, फिर उसमें से अपने काम की चीजें निकाले, और उसको पता है आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट और मेडाइवल का जो पार्ट है वो उस किताब से बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, और वहां से उसका अगर जो है वो मात्र 4 दिन की क्लास में, 3 दिन की क्लास में उसको वो कवर कर देंगे, तो इससे बेहतरीन कोई भी चीज जो है नहीं हो सकती है। तो आप जो दिए गए नंबर पर आप ये भी जानकारी ले सकते हैं कि सोहेल सर इसको कैसे लेकर जाएंगे, इसको कैसे पूरा करेंगे। मात्र 500 रुपए में ये कोर्स को वो लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बहुत ही जो है वो एक जबरदस्त, मैं तो उनको बहुत थैंकफुल कहता हूं, क्योंकि हमें बहुत आसान लगता है कि हम ये अरे यार उजांग सर 500 रुपए में सर्वे पढ़ा दे रहे हैं, तमिलनाडु में पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन जब टीचर को उसको कंसोलिडेट करना, किसी चीज को जब कंसोलिडेट करके पढ़ाना होता है ना, तो बहुत पसीना आता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसमें हमें डिस्कार्ड करने पड़ते हैं फैक्ट की, क्या चीज है, हमारे बच्चों के काम क्या क्या, रिसर्च बहुत करनी पड़ती है, टीचर की बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप इस मेहनत का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। क्लियरली कह रहे हैं कि वो अगर कोई चीज कह रहा है, और हमें पता है कि 500 रुपए आज की डेट में डाटा की कॉस्ट भी इससे ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसको कोई भी बियर कर सकता है। अगर वो 1 महीना अपनी चाय भी छोड़ दे तो वो इसको बियर कर सकता है, और उसको एक बहुत बड़ा सर दर्द, अगर उसको 5 से 6 क्वेश्चन का जंप मिल रहा है, तो आप जानते हैं जो भी स्टूडेंट ने पेपर दिया होगा उसको पता होगा 5 से 6 क्वेश्चन का जंप क्या होता है प्री में। ठीक है, पूरी किस्मत बदल जाती है इस पूरे 5 से 6 के अंदर ही। ठीक है।